हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले आपको सभी पार्ट जाकर प्रकाश के अपवर्तन को देख लेना चाहिए, जिससे आपको समझने में, क्वेश्चन बनाने में या इसका आंसर देने में आसानी होगा। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ और पढ़ते रहें। तो पहला प्रश्न करा, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन 2 नियम होते हैं जो हम लोग देखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। कौन कौन? पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग साइन R इक्वल टू साइन अनुपात साइन R बटा साइन I अनुपात साइन R। ये क्या है? नियतांक, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। यह अपवर्तन के दूसरा नियम हो गया। इसे हम अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। आप जाकर इसके पार्ट 2 के वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। प्रश्न संख्या 3 में, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब क्या होता है? तब प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर वह मुड़ जाती है। यदि ये कोई माध्यम है, उधर विरल माध्यम ले लें, नीचे सघन माध्यम ले लें और ये अभिलंब ले लें, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यह प्रकाश, और प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा घ। प्रश्न संख्या 4, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े चली जाती है। जब प्रकाश की 2 माध्यम है और यह लंबवत है, जब यह बिंदु पर पड़ेगी, 2 माध्यमों के अलग करने वाली समय लंबवत पड़ेगी तो यह बिना मुड़े हुए विपरीत यहाँ पर है, तो अगर लंबवत पड़ा तो बिना मुड़े सीधे ये चली जाएगी। तो बिना मुड़े सीधे चली जाएगी। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हुआ ख। प्रश्न संख्या 5, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, कारण? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या किसी चीज पानी में किसी चीज़ के रखा हुआ के आकार से बड़ा आकार दिखाया जाएगा तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि आप अपना बाल्टी में अपना हाथ को या पैर को रखते होंगे तो पैर आपके आकार से बड़ा दिखाई देता होगा या मोटा दिखाई देता होगा, वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 6, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश चाल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और वायु में प्रकाश की चाल 2,99,999 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, लगभग 3 लाख के ही बराबर। तो आप इसे नहीं देखें तो पीछे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें अच्छी तरीके से मैं बताया हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण किसी माध्यम में क्या होता है? अपवर्तन उससे अलग अलग होता है। प्रश्न संख्या 7 का रहा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर
आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण से अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो अपवर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण से बड़ा होगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न संख्या 8, जब प्रकाश की किरण हवा में कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा ख। प्रश्न संख्या 9, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी लेंस पर अपवर्तन होकर बिंदु निकलते उसे अपवर्तित बिंदु कहते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा घ, परिवर्तित बिंदु। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, कांच। तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। आप कहीं मिट्टी का लेंस देखे हैं? चश्मा नहीं, इसका उपयोग नहीं। प्लास्टिक का यूज किया जाता है, लकड़ी का भी यूज किया जाता है और कांच का भी यूज किया जाता है। मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और अवतल लेंस से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ग, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 12, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I/sin R होता है, जो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम भी है। तो इसी को कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम, या इसे क्या कह देंगे? किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक का मान sin I/sin R होता है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा क। प्रश्न संख्या 13, एक प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरा माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो sin I/sin R बराबर होता है। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा घ, n2/n1 होता है। sin I/sin R बराबर क्या होता है? n2/n1, यानी किसी माध्यम दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटा प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। से हम इसे प्रश्न आप जाकर वीडियो पार्ट 2 या 3 में देख लीजिएगा। इसे अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक n1/n2 बराबर। तो प्रश्न संख्या 14 में हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 14, किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर किरण के पथ नीचे चित्र 2.40 में दिखाया गया है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो जब कांच का इस तरीके से कांच है, द्रव है, तो हम जानते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसका अपवर्तनांक हम लोग निकालेंगे तो इसका अपवर्तनांक आएगा 1.5 ही होगा। कांच में अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? बराबर ही, लगभग बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। तो 14 का आंसर होगा ख। प्रश्न संख्या 15, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा क। प्रश्न संख्या 16, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटी होती है। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटी होती है और अवतल लेंस बीच के अपेक्षा किनारे में मोटी होती है। आप इसे जाकर देख सकते हैं, वीडियो में अच्छी तरीके से बताया हुआ है। पीछे जाकर प्ले लिस्ट से साइंस क्लास 10 का प्रकाश का अपवर्तन का में जाकर आप देख सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा क। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, किसी उत्तल लेंस के अपेक्षित कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी गई जाए, उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु को हम उत्तल लेंस में वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखें तो उसका प्रतिबिंब होगा जो हमको
क्या होगा, बराबर और वास्तविक का उल्टा होना चाहिए। तो उत्तल लेंस में वस्तु को 2f2, इसको f1 बोलते हैं, इसको 2f1 बोलते हैं। तो 2f1 पर रखेंगे तो इसका आकार जो होगा क्या होगा, आकार होगा जो वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, यानी कि फोकस दूरी के दुगनी दूरी जिसे हम 2f कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ग आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। कब, जब उसको फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तब। अब बाकी कहीं पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा बनेगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा क। प्रश्न संख्या 19, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होगी। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा जो उसका आधा बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर पर रखी गई तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 15, क्योंकि F बराबर R/2 होता है। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा, यानी कि उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब लेंस से कई सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो उसका जो होगा प्रतिबिंब जो बनेगा जो 15 सेंटीमीटर के दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हम लोग 20, प्रश्न संख्या 20, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। इसका क्षमता हमेशा माइनस में आता है तो 4 से डिवाइड कीजिएगा। इसका क्षमता हमेशा माइनस में आता है, 4 × 5 = 20 तो -5 आएगा। तो -5 डायोप्टर होगा। प्रश्न संख्या 21, यदि वस्तु के बीम उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। जब वस्तु उत्तल लेंस में फोकस तथा फोकस दूरी के बीच हो, दुगनी के बीच हो, यानी कि F1 और 2f1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो गया घ। प्रश्न संख्या 22, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी जो 20 सेंटीमीटर होगी, जितना दूरी पर बनेगा उतना ही दूरी पर रहेगा। वस्तु के 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु था तो प्रतिबिंब भी जो बनेगा जो कितना पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक पर बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो गया ख। प्रश्न संख्या 23, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस लेंस द्वारा सिर्फ केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा ख। अवतल लेंस के द्वारा ही क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर उत्तल लेंस दिया रहता तब अगर काल्पनिक और वास्तविक दोनों दिया रहता तो क्या आंसर मारते हम लोग, उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ काल्पनिक ही, और काल्पनिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 24, एक लेंस की क्षमता 5D है तो यह होगा। जब एक लेंस की क्षमता 5D है तो इसका जो फोकस दूरी होगी जो क्या होगी। तो एक लेंस की क्षमता जब 5D होती है इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या हम लोग 20 में देखें, जब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था उसका डायोप्टर कितना आया, क्षमता कितना आया, 5D आया। तो यहाँ पर उसका उल्टा दिया, 5D है तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। और कौन लेंस होगा,
उत्तल लेंस होगा, और अवतल लेंस रहता तो माइनस में था, जो हम लोग प्रश्न संख्या 20 में देखें। यहाँ कौन लेंस है, उत्तल लेंस से प्लस में है तो कौन लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा, और माइनस में आएगा तो अवतल लेंस रहेगा। प्रश्न संख्या 21 करा कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी, जो पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर होगा क्या, तो 25 का आंसर होगा क्या, 4 डायोप्टर, यानी कि 4 डायोप्टर लगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी जो 4 डायोप्टर की होगी। प्रश्न संख्या 26 एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तब वह कौन सा होगा, कौन सा दर्पण होगा या कौन सा लेंस होगा। यहाँ गोलीय दर्पण पूछा था, कौन सा दर्पण होगा जो, तो ये दोनों ही उत्तल दर्पण होंगे। गोलीय दर्पण पतले लेंस से पतले की फोकस दूरी क्या होगी 25 है, तो कौन सा उत्तल होगा, दोनों ही उत्तल है, दोनों ही क्या होगा, उत्तल दर्पण ही होगा, या उत्तल लेंस ही कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 किसी शब्दकोश से छोटे छोटे अक्षरों से पढ़ने के लिए हमें कौन सा उपयुक्त किया जाता है। तो कितने भी छोटे से छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए। तो हम छोटे से छोटे अक्षरों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर होगा 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाला एफ बराबर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कौन सा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर के और फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होना चाहिए। तो 27 का आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के दूरी वाला उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 28 एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरी -5 से 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों ही संभव है। जब एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पतले लेंस की दोनों की ही फोकस दूरी -15 में, तो दोनों ही संभव है कि वह अवतल लेंस ही होगा। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा क्या। अब हम लोग चलते हैं रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। कुछ फिलर भी प्रश्न में, कुछ फिलर भी ऑब्जेक्टिव में फिलर के रूप में भी पूछ देता है, तो ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव के रूप में ही आप समझें। तो प्रश्न संख्या का रहा है हमें पहला, रिक्त स्थानों को पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कैसा दिखाई देता है, ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर फिर आएगा, ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रश्न संख्या 2 में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो हम लोग कह सकते हैं निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 में जब प्रकाश की किरण कांच में वायु में जाती है तो वह ... से हट जाती है। तो जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रश्न संख्या 4 जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन कोण से होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। तो प्रश्न संख्या 4 में भराएगा बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 5 जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण होगा। प्रश्न संख्या 5 में जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। प्रश्न संख्या 6 एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ... कहते हैं। तो एक लेंस के दोनों सतह को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा मुख्य। प्रश्न संख्या 7 उत्तल लेंस को ... लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी
यहाँ पर भराएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आप इसे जाकर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन में अपसारी लेंस क्या है, अपसारी लेंस क्या है। तो अगर क्वेश्चन रहता है अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यहाँ उत्तल लेंस है तो अभिसारी, और अवतल लेंस रहता है तो अपसारी। प्रश्न संख्या 8, किसी पतले लेंस का ... उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित को निकल जाती है। तो किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र है जो वहाँ पर प्रकाश जब जाएगा तो वहाँ पर बिना विचलित हुए अपवर्तन के बाद वह बिना विचलित हुए बाहर निकल जाती है। तो लेंस के कौन सा भाग पर जाता है प्रकाश केंद्र, तो बिना विचलित हुए बाहर निकल जाता है, तो प्रकाश केंद्र पर जाएगा। तो लेंस के कौन से भाग पर, तो प्रकाश केंद्र पर जाएगा, तो ऐसा निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा यदि किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु उत्तल लेंस से ... दूरी पर होती है। तो वह वस्तु उत्तल लेंस से 2f के दूरी पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2f, यहाँ पर बढ़ाएगा 2f। प्रश्न संख्या 10 में एक उत्तल लेंस की फोकस पर रखा प्रदीप्तीय विद्युत बल्ब ... किरण पुंज होता है। तो एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रदीप्तीय विद्युत बल्ब समांतर किरण पुंज का होता है। तो यहाँ पर भराएगा समांतर किरण पुंज का होता है। प्रश्न संख्या 11 ... लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपने फोकस पर अभिसारित करता है। तो यहाँ पर भराएगा उत्तल लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपने फोकस पर अभिसारित करता है। तो यहाँ इसका हो जाएगा आंसर उत्तल लेंस। क्वेश्चन कर रहा है 12 में ... लेंस समांतर किरण प्रकाश पुंज को अपसारित कर देता है। तो कौन सा लेंस होता है जो समांतर प्रकाश किरण पुंज को अपसारित कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस समांतर प्रकाश किरण पुंज को अपसारित कर देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका काम ही क्या है, उत्तल लेंस का काम है समांतर प्रकाश के किरण पुंज को अभिसारित कर देना, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस का काम है जब समांतर प्रकाश के किरण पुंज को अपसारित कर देना, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से ... दूरी पर रहती है। तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब फोकस दूरी कितना दूरी पर हो, तो फोकस दूरी से कम दूरी पर हो। तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु हो क्या हो, फोकस दूरी से कम दूरी पर हो। तो 13 में भराएगा कम। क्वेश्चन नंबर 14 किसी लेंस की ... उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल से मापी जाती है। तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर पर पावर -1 है। अगर कहेगा कि लेंस की क्षमता का प्रचलित एसआई मात्रक क्या है, तो हम लोग बोलेंगे डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 16 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी ... डायोप्टर। तो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर होगी। तो प्रश्न संख्या 16 में भराएगा +2। प्रश्न संख्या 17 -5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ... सेंटीमीटर में होगी। तो -5 सेंटीमीटर के क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगी। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में प्रश्न नंबर 20 में आया था। इस वहीं पर है तो 5 से भागा देंगे तो 5 के 20 आएगा।
प्रश्न संख्या 18 में 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, तो 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के अवतल लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर होगी। तो प्रश्न संख्या 18 का भराएगा -0.5 डायोप्टर। प्रश्न संख्या 19, किसी पारदर्शित माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा उस माध्यम में चाल का डॉट होता है। तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश का चाल का अनुपात होता है। तो यहाँ पर भराएगा अनुपात। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीक़े से मैं और वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आप बता सकते हैं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है। इसमें और 40 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट कौन क्वेश्चन 40 को और हम पार्ट 2 में आपको बनाकर दे देंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।